नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए। आज हमारे साथ अमृतेश जी उपस्थित हैं, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा 2022 की परीक्षा में 324वीं रैंक हासिल की है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाइयाँ सर, आपको इतनी बड़ी उपस्थिति। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं वेस्ट इंडिया के फाउंडर श्री राजेश श्रीवास्तव जी। तो सर, हम लोग आज आपसे कुछ बारीकियों पे बात करेंगे, जिससे कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिलेगी आगे की परीक्षा में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बधाइयाँ। और मैंने जैसा सुना है कि आपने शायद कोई कोचिंग भी नहीं की थी। सर मैंने कोई कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं की थी, बट टेस्ट लिखने के लिए कोचिंग जाना होता है। बहुत ही टेस्ट सीरीज जिसको बोला जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग में जी क्या महत्व समझते हैं? कौन सा ज़्यादा जरूरी? क्या सेल्फ स्टडीज इम्पोर्टेंट दैन कोचिंग, या कोचिंग करना जरूरी? हालांकि आपने नहीं किया था। सर, आप कोचिंग करें ना करें, आपको सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। कोचिंग आपके लिए बस आपकी जर्नी थोड़ी इजी बना सकती है, पर अंत में आपको कोचिंग का ही आपकी सेल्फ स्टडी जो होती है वही आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करती है। ओके, तो सेल्फ स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट। जी। तो सर, अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि सर यूपीएससी का ओवरऑल अप्रोच कैसा होना चाहिए? आपने शुरुआत कैसे की तैयारी की? बिल्कुल, तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस, एक है इंटरव्यू। हर स्टेज का अपना एक तरीका है पढ़ने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं हर स्टेज को समझने के लिए, कि उसका सिलेबस क्या है और पहले क्या पूछा गया है, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो एक सिलेबस है, आप किसी भी यूट्यूब पे जाएंगे, टॉपर लोगों ने बता रखा है कि ये बुक्स हैं, पढ़ लो, एंड उसको तुरंत आप सिलेबस से जोड़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, एंड अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप इस साल का भी और अगले साल का भी पेपर सॉल्व कर लेंगे। सेम होता है आपके मेंस के लिए, कि आपने सिलेबस देखा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। आप सिलेबस देखिए, फिर आप देखिए कि क्या पूछा गया है, अभी आज के हिसाब से देश दुनिया में क्या चल रहा है और इस हिसाब से क्या पूछा जाएगा, और आंसर लिख के अपने को उसके लिए ट्रेन करिए। और इंटरव्यू में आप अपना बैकग्राउंड देखिए, आप अपने बारे में पूरा सोचिए समझिए, क्योंकि आपसे उसी पे बात करेंगे वो। तो हर स्टेज की एक रिक्वायरमेंट है, जिसको समझिए और उसके हिसाब से तैयारी करें उसकी। न्यूज़पेपर्स का भी मुझे लगता है बड़ा अहम रोल होता होगा, आप क्या समझते हैं? सर, न्यूज़पेपर का रोल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको समझना ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर आपको आपकी अवेयरनेस और जनरल थिंकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और एक ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, कि बड़े अच्छे राइटर्स हैं जो कभी कभी लिखते हैं, तो वो किसी मुद्दे के बारे में क्या बोल रहे हैं उसको आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ, उनके थॉट्स को, ताकि आप पेपर में रेप्लिकेट कर पाएँ। उसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी ऐसे राइटर का नाम लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ब्रह्मा चिलानी जी हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। सी राजा मोहन है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं कि इंडिया और बाकी देशों के बीच में क्या रिलेशंस है, जियो पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है। तो ऐसे राइटर्स हैं जिनका ज़रूर पढ़ना चाहिए, इनके ओपिनियंस आप सीधे एग्जाम में लिख सकते हैं। सर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मतलब पढ़ाई भी काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो सर सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है इस प्रिपरेशन में? सर, आपने क्या सोशल मीडिया यूज़ किया था, या फिर आप कम्प्लीटली कट ऑफ थे? मतलब आपका क्या अप्रोच था? देखिए, मैं पर्सनली सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ था, और सोशल मीडिया को, और ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी हो सकता है कि सोशल मीडिया की प्रॉब्लम क्या है, तो हर चीज़ का एक प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। आपको अपने आप टेम्परामेंट देखते हुए सोचना पड़ेगा कि आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो कि नहीं। मुझे लगता है तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं सोशल मीडिया से कट था। बट अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहिए, कि पता कर लिया कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको न्यूज़, अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स पता चल सकते हैं, जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो वैसे प्रोडक्टिवली यूज़ करना सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ है। बट अगर आप उसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को देख के, उनकी लाइफ को देख के ऐसा सोचते हैं कि अरे यार मैं तो कमरे में रहता हूँ, ये तो बहुत एंजॉय कर रहा है, तो दूर रहिए उससे, क्योंकि पूरा टाइम मिलेगा बाद में यूज़ करने का। बिल्कुल, अभी सफल होगा तो जिंदगी भर फिर लाइफ एंजॉय ही करना। बिल्कुल। कितने घंटे की पढ़ाई आपको लगता है कि यूपीएससी की परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है? कुछ ऐसा है क्या? सर, इसमें 2 चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। एक तो कि पढ़ाई हर बच्चे के रिलेटिव होती है। कुछ बच्चे
वो चीज़ 4 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं, कुछ 10 घंटे भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी है टारगेट पूरा करना। आपको प्रीलिम्स एक दिन लिखना है, उससे पीछे ट्रैक करते जाइए मुझे हर दिन कितना तैयार होना है, और जितना टाइम लगे उस कोर्स को पूरा करने में करिए। आपको एक हफ्ते का प्लान बनाना चाहिए कि इस हफ्ते मुझे इतने सब्जेक्ट्स इतना टाइम लेके ख़त्म करना है। उसको आप 5 घंटे में करते हैं कि 10 घंटे में करते हैं, आपका कैलिबर है। तो ये बोलना कि बस 8 घंटे पढ़ लो तो हो जाएगा, से कभी नहीं बनेगी बात। ओके। एनालिसिस ज़रूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मेरे एग्ज़ाम के, मेरे टारगेट के लिए मेरा टारगेट पूरा कर रहा है कि नहीं, और कितना मैं परसीव कर रहा हूँ उसको। बिल्कुल, है ना। आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। राइट। प्री और मेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के युवा के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप प्लीज़ बताएं। बिल्कुल। तो अभी सर थोड़े दिन पहले ही प्री का पेपर भी था, एंड इट इज़ बीइंग सेड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन यूपीएससी हिस्ट्री, एंड मुझे भी ऐसा ही लगा उस पेपर को देख के। तो प्री के लिए एक एनालिटिकल होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन भी पढ़िए, ऑप्शंस भी पढ़िए, और आप हर तरीके से सोचिए कि नॉलेज के तरीके से क्या होता। आप ऑप्शंस को देख के समझिए कि नहीं ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, ये नहीं हो सकता, या आप क्वेश्चन फ्रेम करने वाले का माइंडसेट सोचिए कि उसने ये ऑप्शन क्यों डाला होगा। तो प्री के लिए एक 360 डिग्री थिंकिंग एक क्वेश्चन के अराउंड बहुत ज़रूरी है, और तुरंत करना। मतलब आपको बहुत क्लेवर रहना होगा उस क्वेश्चन के अराउंड कि जिसने फ्रेम किया क्यों किया, क्या सोच के किया, और कौन से ऑप्शन पक्का गलत होंगे। तो प्री बस एक नॉलेज का गेम नहीं है, प्री एक एलिमिनेशन का गेम है, जिसको बोला जाता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 चूज करने जो नहीं होंगे, तो जो बचता है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। एंड कुछ सवाल जो सर एकदम बेसिक से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, हिस्ट्री से, वो हर बच्चे से एक्सपेक्टेड है कि वो पढ़ता है, तो वो क्वेश्चन आएंगे, आप अटेम्प्ट भी करेंगे। पर मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको वहाँ पे ऑन द गो एलिमिनेट करना पड़ता है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड फिर आपको मिल जाता है कि फिर बचा ये यही होगा। सो एक एलिमिनेशन स्टाइल है जो आपको डेवलप करनी होती है ओवर। ओके, मतलब एलिमिनेशन बड़ा रोल है इसमें। एकदम एनालिटिकल होके आपको उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। एंड सर वैसे ही वो नहीं तो नॉलेज के बेसिस पे तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ओके। रही बात मेंस की, तो मेंस में कहानी उल्टी हो जाती है। मेंस में जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतना अच्छा है। तो मेंस में एक चीज़ होती है कि सिलेबस है यूपीएससी का, जिस पे ही वो सवाल पूछते हैं मेंस में। प्री में वो कोई सिलेबस कुछ नहीं है जिसको फॉलो करेंगे, बट मेंस में वो एक सिलेबस के अराउंड स्टिक करते हैं। तो आपको अगर सिलेबस के हर वर्ड पे इतना पता है कि मैं इस पर 200 वर्ड लिख लूँगा जो यूपीएससी की डिमांड है, तो आप मेंस क्लियर कर लेते हैं। ओके। आप वो 200 शब्द कितने अच्छे लिखेंगे वो आप पे है, बट क्लियर करना है अगर मीन्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के जितने वर्ड्स हैं, जितनी टॉपिक्स हैं, वो उसी पे पूछेंगे, और वो आपके पूरे रेडी होने चाहिए। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे तैयार हैं कि कल अगर पिछले साल में मीन्स लिखता तो मेरे सिलेबस से ये सवाल आए थे और मैं अटेम्प्ट कर पाता, उतने तैयार हैं आप, तो आप इस साल का भी मीन्स लिख सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा है कि आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल रहा होगा। आप क्या समझते हैं? कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए बच्चे में, नहीं पढ़ाई करते तो ये डेवलप हो जाना चाहिए अच्छे से। नहीं सर, आपकी बात एकदम सही है। मैं मतलब मुझे ये बात इसलिए समझ आई क्योंकि मैंने भी एक टाइम में गलती की। मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया कि प्रीवियस ईयर कर लो, सिलेबस देख लो, बट आप यूपीएससी की तैयारी में पहले थोड़ा सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट फिर आपको समझ आता है कि यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि जो सिलेबस है और जो पहले पूछा गया है, अगर उस पर पकड़ है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और मुझे पता है कि सर मेरे लिए भी बात इसीलिए बनी, और शायद सारे बच्चों के लिए इसीलिए बात बनती है, क्योंकि वो उस चीज़ को जब समझ जाते हैं कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए, तो वो कर लेते हैं फिर। सर एक बहुत ज़्यादा सवाल जो स्टूडेंट से आता है और जो हम फेस भी कर रहे हैं आजकल, क्या भाषीय मतलब जो बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर, लाइक हिंदी और मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से जो है लोग कम क्वालिफाई कर पाते हैं इंग्लिश से ज़्यादा, तो ऐसा भी कुछ है क्या, मतलब जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं पर्सनली सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और अभी भी आप देखेंगे तो ढेर सारे टॉपर्स हैं जो हिंदी मीडियम से निकल रहे हैं, और आप यूट्यूब खोल के हिंदी मीडियम टॉपर्स देखिए तो ओवर ईयर्स आपको दिखेगा वो बढ़ रहे हैं। हाँ, पहले शायद ऐसा कुछ बायस था, बट अब यूपीएससी भी एक समझदार बॉडी है, उनको भी समझ आता है कि भाषा एक बैरियर नहीं होना चाहिए, तो ये गैप धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो उनको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी डिसएडवांटेज पे खड़ा है। सिलेबस उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और बस आगे बढ़ना है।
और शायद यही कारण कि इस बार जैसा मैंने पढ़ा था कि 54 सिलेक्शंस इस बार हुए हैं हिंदी मीडियम वाले, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रहा है। बिल्कुल सर, और ज़्यादा होंगे ये 54 विद इन टॉप 100 200 300 रैंक मे बी और ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से भी बच्चे निकाल रहे हैं और निकालेंगे भी। वो गैप धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा लैंग्वेज का, और होना भी नहीं चाहिए वो। हाँ बिल्कुल, होना तो नहीं चाहिए, सही बात है। सर एक क्वेश्चन था कि सर आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या थी करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम एग्जैक्टली क्या फॉलो करें। तो सर आपकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए? तो उसमें आपने जो सोर्सेज बोला, तो एक जिसे आप मूल मंत्र बोल सकते हो यूपीएससी में कि हर चीज़ के लिए आपका सोर्स एक ही होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा वर्ड है जो मैंने एक टेस्ट सीरीज में मुझे एक सर ने बताया था कि यूपीएससी की पढ़ाई में कंटेंट टेररिज्म चल रहा है। इतना सोर्सेज हैं कि आप पागल हो सकते हो उसको पढ़ते पढ़ते। तो एक सिंपल उसूल होना चाहिए कि मेरा एक सब्जेक्ट का एक सोर्स होगा। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको मेजॉरिटी ऑफ द जर्नी के लिए एक ही सोर्स रखना चाहिए। जैसे एक अखबार है, आपने द हिंदू उठाया, इंडियन एक्सप्रेस उठाया, या आपने कोचिंग्स की मंथली मैगजीन उठा ली। कोचिंग वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, वो महीने का पूरा कंपाइलेशन देते हैं, तो आप उस पर भी रह सकते हैं। एनीथिंग विच कीप्स यू कंफर्टेबल इन द प्रोसेस, क्योंकि आपको एक साल तक उसको करना है रिपीट करके। तो अगर आपको लगता है मैं डेली 2 घंटे अखबार पढ़ सकता हूँ, अखबार पढ़िए। आपको लगता है मैं डेली 2 घंटे अखबार नहीं पढ़ सकता, तो आपको लगता है मैं मैगजीन पढ़ सकता हूँ, तो मैगजीन पढ़िए। एक चीज़ उठाइए, उस पर स्टिक करिए, पर इंपॉर्टेंट है अवेयर रहिए कि क्या हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि अभी हम मई में हैं तो मई में क्या चल रहा है इस देश में। वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो अलाउड नहीं है। क्या किस तरीके से आप पता करते हैं वो आपके हाथ में। आपने कब डिसाइड किया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है? क्या पहले से ही आपके दिमाग में था ये चीज़, या कहीं लोगों को देख करके फिर आपने मन बनाया कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए? इसमें सर 2 चीज़ें थी। एक तो मतलब घर, फैमिली, बैकग्राउंड, हर चीज़ को देखते हुए एक बहुत पहले से इंक्लिनेशन दिया गया था कि ये एक अच्छा काम है, एक ऑनरेबल जॉब है जिसमें बोला जाता है। पर जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में अलग अलग बच्चे होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आप उनसे पूछते हो कि क्या अच्छा है क्या गलत है, एंड फिर आप जब जॉब वॉब करते हो आपको दिखता है कि आपका इम्पैक्ट क्या है, आप जो कर रहे हो कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो सर मैं हर चीज़ को जब देखा समझा तो मुझे लगा मेरा जो टेम्परामेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मुझे एक चुनौती भरा काम मिले, एक प्रॉब्लम मिले कि सॉल्व करना है, और फिर मुझे चाहिए था कि मतलब मैं किस प्लेटफॉर्म पे आऊँ कि मैं ये कर पाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि इंडिया में यूपीएससी के थ्रू जो सर्विसेज मिलती हैं वो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, चुनौतियाँ देती हैं कि ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो। तो सर तब मैंने पूरा मन बना लिया कि मुझे इसमें तैयारी करनी। अच्छा, मॉक इंटरव्यू का कितना रोल होता है यूपीएससी की तैयारियों में, या इसी सफलता में यूँ कहें तो? सर मॉक इंटरव्यू से ये होता है कि हम लोग क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में कमरे में बैठे रहते हैं, तो हम एक अपना बेसिक कम्युनिकेशन भूल जाते हैं। वहाँ जाके आप सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो एक आपको तौर तरीका बात करने का, एक डायनामिक्स की कैसे आंसर करना है, क्या सवाल आएंगे, वो समझ आने लगता है। एंड एक आपको वो ट्रेन कर देते हैं कि उनके सामने जब जाओगे कमीशन में तो ऐसे बात करना, ऐसे बैठना, ऐसे सवालों का आंसर करना, ये मत बोलना, ये ज़रूर बोलना, ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है जब ग्रूम कर देता पूरी। क्योंकि सर आप नेचुरली 1 साल से कमरे में है, 2 साल से कमरे में, आपने दुनिया की बहुत दुनिया भूल गए हैं। बिल्कुल। तो वो एक ग्रूम कर देते हैं आपको कि अब वापस आपको अपने को प्रेजेंट करना है वहाँ पे, यू हैव टू शो द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। तो वो उसमें हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है वो कृपया बताएं, मतलब आपने क्या क्या किया, उसके बाद कब आप इसकी तैयारियों में जुटे? बिल्कुल सर, मैंने क्लास 12th तक की स्कूलिंग बनारस से ही की है। क्लास 10th तक मैं सेंट जॉन स्कूल मरौली में था। 11th-12th मैंने सनबीम स्कूल वरुणा से किया है। क्लास 12th में सर मेरे 97% थे, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। एंड उसके बाद मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद सर मैंने ZS एसोसिएट्स करके एक कंसल्टिंग कंपनी है, वहाँ काम किया 1 साल। और फिर AI- करके एक स्टार्टअप है, वहाँ पे मैं था, अभी भी वहीं काम करता हूँ। पूरी जर्नी मैंने मेजॉरिटी इसी कंपनी में बताई है। और सर मेरा एक टाइम पीरियड है जब मैंने एक स्टार्टअप भी किया था मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स के अराउंड, तो काफ़ी डाइवर्स चीज़ें किया मैं। तब मुझे फिर रियलाइज़ भी हुआ कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, सब कुछ देख लिया है ऐसा लगा, तो ये था। और देश सेवा करनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता चला कि आपको फॉरेन में आकर के काम करने का मौका
दिया गया था, बुलाया गया था, ऑफर था, बट आपने उसको बहुत खुशी खुशी ये कहते हुए मना किया था कि नहीं, मैं अपने देश के लिए देश में रह करके काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, उसमें एक चॉइस आखिरी 2 साल से थी। मेरी कंपनी चाहती थी कि मैं मूव कर जाऊं, पर जब भी मैं सोचता था उसका, तो मुझे यही लगता था कि मैं ये करूंगा तो मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब हम एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब छूट जाएगा। और अब मेरा टेम्परामेंट सर मुझे वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। एक जैसे आप बोल सकते हैं सोसाइटी सर्विंग एटीट्यूड है, तो वो सर फुलफिल करना था, तो इसलिए फिर मन बना लिया कि नहीं, इसी में जाते हैं। भारतवर्ष के कल्चर को आप कैसे जोड़ते हैं यूपीएससी की सफलता में? आपको लगता है कहीं कुछ उसका रोल होता है? बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा रोल होता है। यूपीएससी क्या, आप किसी भी टफ एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसके लिए जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, ये सर हमारी सोसाइटी में बड़े इनबिल्ट हैं। क्योंकि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड देखिए तो पेरेंट्स गांव से निकले हैं, शहर आए हैं, ऐसे तो इतनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको वो वैल्यू दिखती है कि बिल्कुल कुछ मिलता है तो कैसे मिलता है। उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। हमारा देश 70% देश गांव में रहता है, जहां आज भी बहुत दिक्कतें हैं, तो आपको दिखता है कि ये प्रॉब्लम्स भी हैं जो सॉल्व होनी चाहिए। वो कहीं के मोटिवेशनल फैक्टर हो जाता होगा वो। और फिर बिल्कुल सर, एंड आपकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो भी स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, हर चीज़ बताती हैं। तो यही चीज़ें जो आपको ड्राइव करती हैं ऐसे एग्ज़ाम्स को ढंग से लिखने में, मोटिवेटेड रहने में। तो सर एक सवाल ये रहेगा कि आप थर्ड स्टेज जो इंटरव्यू का होता है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पैनल ने पूछे? इंटरव्यू में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सवाल से ज़्यादा वो ये देखते हैं कि आप एक ट्रेनेबल ऑफिसर हो कि नहीं, कि आप किसी रिजिड माइंडसेट के तो नहीं हो जिसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। उनको ये ज़रूर देखना होता है। ओके। और वो आपका कैरेक्टर देखना चाहते हैं। वो सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपका नॉलेज टेस्ट करें। आप यूपीएससी का इंटरव्यू का सिलेबस खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये इंटरव्यू आपका नॉलेज नहीं देख रहा है, वो आपका हम देख चुके हैं। इंटरव्यू का यूज़ करते हैं वो ये समझने के लिए कि आपका कैरेक्टर, आप में इंटेग्रिटी है कि नहीं, आप ईमानदार ऑफिसर बनेंगे कि नहीं, और कमीशन आपको एक ऑफिसर में कन्वर्ट कर सकती है कि नहीं, वो ट्रेन कर सकती है कि नहीं। सो वो आपकी लाइफ की चीज़ें उठाएंगे, उसको प्रॉब्लम से जोड़ेंगे और फिर उससे आपकी सोच पूछेंगे कि आपको क्या लगता है। तो मैं बनारस से हूँ, तो उन्होंने मुझसे बहुत बात की कि हम 20 साल से सुन रहे हैं गंगा साफ हो रही है, गंगा साफ हो रही है, क्या गंगा साफ हो रही है? तो वो इतना ऐसे बोलेंगे कि मैं भी उनकी बात में आके बोल दूँ हाँ सर नहीं साफ हो रही है। बट मैंने उनको बताया कि नहीं सर, कितने एफर्ट लिए गए हैं। उनको मैंने डेटा के थ्रू बताया कि यहाँ पे सफाई हुई है। फिर मैंने उनको बताया सर ये दिक्कतें हैं। तो फिर अब उनको मैंने बोला हाँ सर दिक्कतें हैं, तो उन्होंने मेरे इंजीनियरिंग से लिंक किया कि अच्छा तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, वो नॉलेज कैसे यूज़ करोगे यहाँ पे। सिर्फ उनको ये जानना है कि मैं सोच पा रहा हूँ कि नहीं, और मैं समझ रहा हूँ कि क्या है आपका। फिर थोड़ी बहुत मेरे जॉब पे उन्होंने बात की कि कैसे क्या करते हो तुम लोग, बस ये समझने के लिए कि जो काम कर रहा हूँ मैं उसको मैं कितने अच्छे से किसी को समझा सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं अपने को। तो आपके ही बैकग्राउंड पे वो रहेंगे, आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन बैकग्राउंड से हैं, जो भी बैकग्राउंड है वो उसी को जोड़ेंगे, प्रॉब्लम से जोड़ेंगे, समझना चाहेंगे, और फिर उसके थ्रू आपका कैरेक्टर जज करेंगे कि ये इंसान कैसा है, ईमानदार है नहीं है। तो ये होता है सर इंटरव्यू में, जो हुआ मेरे साथ भी। वेरी गुड। और वो सफलता हम सब देख ही रहे हैं, पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है, इनफैक्ट पूरा समाज सेलिब्रेट कर रहा है। बनारस में खुशी की लहर है जी। और इतनी ज़्यादा पढ़ाई, लगातार बिल्कुल कंसिस्टेंट एफर्ट दैट यू हैव टू क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जामिनेशन, परिवार का भी प्रेशर, अपना खुद का भी प्रेशर कि भाई क्लियर करना है, दूसरा अटेम्प्ट है, कभी कभी मानसिक थकावट हो जाती होगी। तो उस मानसिक थकावट से पार पाने के लिए या दूर होने के लिए क्या आप करते थे? सर देखिए, मेरी सलाह रहेगी किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि वो अपने को कट ऑफ ना करें, क्योंकि ये लंबी जर्नी होती है। आप सोचते हैं मैं तो कमरे में बंद कर लूँगा तो पढ़ लूँगा तो बन जाऊँगा कुछ। एक छोटा सा अपना सर्कल रखिए जिसमें आपके फैमिली के कुछ लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, मेरे केस में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहन है, जिनको आप, जो आपको समझ सके, जिनको आपको समझाना ना पड़े बल्कि वो आपको समझ सके, जिनको आपको बार बार ये ना बताना पड़े कि मैं थका हुआ, रादर वो खुद ही समझ जाएं कि अभी मुझे इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि ये थोड़ा रिलैक्स करे।
तो मैं अपनी मम्मी के साथ मूवी देखने चला जाता था, या दीदी से बात कर ली रात को 2-3 घंटे बैठ के, हंसी मजाक कर लिया, और फिर सो गए कि चलो आज बहुत हो गया, अब कल से पढ़ेंगे। और फिर दोस्तों का भी सर रोल रहता है, हंसी मजाक कर लिया उनके साथ 1 हफ्ते 10 दिन में। तो ऐसे सर एक आपको अपना क्लोज सर्कल रखना है जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके पढ़ाई के पीछे नहीं पड़े, आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, उनके साथ तैयारी। और सर फिर वही आपके भागीदार भी हो जाते हैं इस पूरी जर्नी में, झेलते भी वही हैं। सही तो यही है। तो सर एक क्वेश्चन और भी रहेगा, परिवार का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है इस परीक्षा में। तो सर आपके पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है एंड आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ इस परीक्षा के दौरान? बिल्कुल, तो हम लोग सोनभद्र में बरवा गांव से आते हैं एंड मेरे सोनभद्र यूपी का गांव है, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जी। मेरे फादर वहीं से आते हैं, मेरी मम्मी बॉम्बे एजुकेटेड हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फादर एक इनकम टैक्स लॉयर है और मेरी बड़ी बहन है वो अपना MS कर रही हैं ENT में, कमांड हॉस्पिटल, ईस्टर्न कमांड कोलकाता से। और एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे बड़े पापा हैं जो एक रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, और भी लोग हैं फैमिली में। बट एक माइंडसेट है, सब लोग हार्ड वर्किंग रहे हैं, सब ने अपनी फॉर्च्यून और डेस्टिनी हार्ड वर्क के थ्रू बनाई है, और हमें भी वही सिखाया गया है कि आगे ऐसे ही बनाना है, तो वो चलता आ रहा है। एक आखिरी सवाल के साथ हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे ये इंटरव्यू, कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर को किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं? कैसा लगा था वो जब आप क्लियर नहीं कर पाए? सर बड़ा वो इम्पॉर्टेंट है ये बात भी करना, क्योंकि जब मैं सर ये एग्ज़ाम लिखने लगा था तो मुझे लगता था मैं तो एक बार में निकाल दूंगा, मैं बहुत तेज़ हूँ, ये हूँ वो हूँ। और UPSC सर इसीलिए बड़ा सुंदर एग्ज़ाम है कि वो आपको पटकता बड़े अच्छे से और आपको सर एक से एक लोग मिलेंगे जो दुनिया के कौन कौन से एग्ज़ाम कहाँ के निकाल के बैठे हैं, बट UPSC में घूमे जा रहे हैं। तो मैंने भी जब सर पहली बार फेल हुआ था तो पहले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि अरे ऐसा हो सकता ऐसा कैसे मेरे साथ। पर सर वही इस एग्ज़ाम की ब्यूटी है कि फिर आप जब बैठ के शांति से सोचते हैं तो आपको समझ आता है ये तो बहुत बड़ा है, ये एग्ज़ाम मुझसे बहुत बड़ा है। और फेलियर को एक लर्निंग की तरह ही लेना पड़ेगा। फेलियर को फेलियर की तरह लेंगे तो UPSC चाहता है कि बच्चे लें और निकल जाएं बाहर। एक मेंटल एग्ज़ाम भी है, तो आपको उस फेलियर को एक चैलेंज की तरह लेना होगा, अपने को एनालाइज करना है और फिर आगे बढ़ना होगा दोबारा, तभी आप कंपटीशन में रह भी सकते हैं। जहां आपने उस फेलियर को दिल पे ले लिया कि ये तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये वो, तो आप और कंपटीशन में नीचे जाते जाते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से आपने जवाब दिया। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।